नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खमागणी नमस्कार। डीडी राजस्थान की ये पूरी टीम जनादेश के इस विशेष प्रसारण में आपके साथ है। मैं उस समय आपके साथ गौरव शर्मा और हम लोकतंत्र के उस पर्व के अंतिम चरण को मनाने के लिए एक साथ हैं। हमारे देश भारत की बहुत सी ऐसी चीजें जिस पर हम अक्सर गर्व किया करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा लोकतंत्र, जो लोक को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए हर 5 वर्ष में भारत की जनता को यह मौका देता है कि वो अपनी सरकार चुने, अपने आने वाले 5 वर्षों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे। राजस्थान में ये लोकतंत्र का पर्व अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और अब इसके अंतिम चरण यानी मतगणना का दिन आज आ चुका है। सबसे अच्छी बात यह कि भारत में लोकतंत्र यानी चुनाव को सिर्फ चुनाव के तौर पर नहीं बल्कि एक पर्व के तौर पर देखा जाता है और एक पर्व के समाप्ति का यह विशेष दिन है। जनादेश के इस विशेष कार्यक्रम में हम पूरे दिन आपको मतगणना के एक एक कदम की जानकारी देने के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल डीडी राजस्थान की ओर से हम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, सुप्रभात। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2023 में आप सभी का स्वागत है। आज की जो सुप्रभात है वो बहुत खास है क्योंकि प्रदेश में लोकतंत्र के एक नए सूरज का सूर्योदय होने वाला है। प्रदेश की जनता को जिस घड़ी का इंतजार था, जिस दिन का इंतजार था, आखिर आज वो दिन आ ही गया है। अब से कुछ ही देर में ईवीएम पर जो ताला लगा हुआ है वो खुलने वाला है। जो बैलेट्स पेपर है उनकी काउंटिंग अब शुरू होने वाली है और राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब से कुछ ही देर में तय होने जा रहा है। डीडी राजस्थान की टीम राजस्थान की कोने कोने में बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात है आप तक सही और सटीक जानकारी देने के लिए। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी से भरत मेघवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन जी हमारे साथ में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इन दोनों मेहमानों से हमारी बातचीत करें इससे पहले आपको चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की और कुछ महत्वपूर्ण चरणों के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। आपको याद होगा कि पहले इस चुनाव की जो मतदान की तिथि 23 तारीख तय की गई थी, लेकिन उसके बाद उस दिन प्रदेश में एक बहुत बड़ा त्योहार होने की वजह से देवउठनी 11 का एक जो एकादशी का जो त्योहार था, इसके बाद में जनता की मांग पर इसको 2 दिन के लिए आगे किया गया और उसके बाद में 25 तारीख को मतदान हुआ। लेकिन इस 2 दिन को आगे करने का और जनता की भागीदारी का यह असर रहा कि एक बहुत बड़ी संख्या में मतदान इस चुनाव में देखने को मिला, यानी कि जनता ने भी इस चुनाव को हाथों हाथ लिया। जी गौरव, अब से कुछ ही देर बाद में कोई आगे रहेगा, कोई पीछे रहेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, तो जो सियासी पारा है उसमें कुछ गर्माहट हो सकती है। लेकिन मौसम ने भी शायद इस स्थिति को भांप लिया है। मौसम भी बड़ा खुशनुमा हो गया है, ठंडक का एहसास अभी से ही होने लगा है क्योंकि गुलाबी ठंड जिसको कहते हैं, गुलाबी सर्दी का जो एहसास इस समय पूरे राजस्थान के ऊपर है। ना सर्दी पूरी तरह आई है, ना गर्मी पूरी तरह से गई है। तो इस तरह के माहौल में जबकि सभी लोग चुनाव की सरगर्मियों में व्यस्त रहे, लेकिन आज सबकी धड़कनें हैं। इस चुनाव की जो सबसे बड़ी खास बात देखने में आई है वो ये कि एक बहुत बड़ी अनिश्चितता का माहौल सबके सामने रहा, क्योंकि कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं था कि पलड़ा किसका बारी है। हालांकि जीत के दावे सबके अपने अपने थे। विकास, ये समय है सोशल मीडिया का और सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर हम लोग जो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हो रही हैं वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से उभर कर आती हैं। मीम्स भी आते हैं जिनको के देख सुन करके हम बड़ा आनंद उठाते हैं। तो 2 मीम्स जिनका इस चुनाव के बारे में मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि कई मीम्स, कई ऐसे जोक्स होते हैं जो हमारे घर परिवार से, हमारे लोक जीवन से जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं कहने से हमारे दिल को छूते हैं। जी, चुनाव के इस नतीजों के बारे में एक जो मीम बहुत प्रचलित रहा और कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसको जरूर पढ़ा सुना होगा कि गांव के वो बुजुर्ग जो दूर से घूंघट में आती स्त्री को भी देख करके बता दिया करते थे कि फलाने की बहू जा रही है, वो भी इस बार ये बताने में कामयाब नहीं है कि चुनाव में सरकार किसकी बनने वाली है। जी, तो ये बताता है कि चुनाव में कितनी अनिश्चितता रही और कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति या कोई भी समर्थक ये पूरी तरह से विश्वास से कहने में, हालांकि अपने अपनी तरफ से सेलिब्रेशन की तैयारी की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण था। एक और बात जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार प्रसारित किया गया, एक दुखी हलवाई की व्यथा।
दुखी हलवाई की व्यथा ये कि जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सब कह रहे हैं, लेकिन लड्डू का ऑर्डर कोई भी नहीं दे रहा है। तो ये अनिश्चितता है इस चुनाव की एक दूसरी विशेषता रही। अब से कुछ ही घंटों के बाद में हमारे सामने ये स्पष्ट होगा कि राजस्थान में सरकार किसके बनने वाली है और किसके प्रयास ज्यादा रंग लाने जी वाले गौरव, ये हार और जीत का सिलसिला तो अब से कुछ ही देर में शुरू होएगा, लेकिन प्रदेश की जनता को सबसे पहले साधुवाद देना पड़ेगा क्योंकि उनकी जागरूकता है वो रंग लाई है। 25 नवंबर को लोकतंत्र के इस उत्सव में उन्होंने बड़े जोश उमंग के साथ में हिस्सा लिया और शायद इसी का ही परिणाम रहा। और राजस्थान का जो निर्वाचन विभाग है उसने भी कई तरह के नवाचार किए, इसी का ही परिणाम रहा कि 75% वोटिंग हुई है। पिछली बार की तुलना अगर की जाए तो इस बार भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। न सिर्फ महिलाओं के साथ बुजुर्गों ने, दिव्यांगों ने, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, जिसका परिणाम अब से कुछ ही देर में आने वाला है। राज्य निर्वाचन विभाग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जितने नवाचार किए, चाहे वो आदर्श मतदान केंद्र का हो, चाहे वो महिला पिंक बूथ का बनाया गया हो, चाहे वहां पर पौधारोपण का किया गया हो, कुल मिलाकर निर्वाचन विभाग ने जितना कुछ तैयारी की थी उसका एक सुखद परिणाम अब हमें दिखाई दे रहा है। जी विकास, अगर हम 2018 की तुलना में इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। ईवीएम से इस बार 75.45% मतदान हुआ, यानी कि पिछली बार से 0.73% मतदान में बढ़ोतरी हुई। और अगर इसमें पोस्टल बैलेट की संख्या को भी मिला दिया जाए, अगर उसको भी जोड़ दिया जाए, तो कुल मिलाकर के 74.62% मतदान हुआ। पुरुषों ने 74.53% और महिलाओं ने 74.72% मतदान किया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। बैलेट्स पेपर की काउंटिंग शुरू हो गई है। 33 जिला मुख्यालय पर 36 केंद्रों पर हो रही है यह मतगणना। जोधपुर, जयपुर और नागौर में 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, बाकी जगह 33 मतगणना केंद्र है। राजस्थान सहित 4 राज्यों की मतगणना सुबह 8 बजे से अब से कुछ ही देर पहले शुरू हो चुकी है। तो 33 जिला मुख्यालय पर 36 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतगणना चल रही है। 2552 टेबल पर 4180 राउंड में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। जी गौरव। विकास, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव विभाग की तरफ से इस बार इस बात के प्रयास किए गए। हालांकि चुनाव विभाग अपने आप में इसको 100% मतदान का लक्ष्य लेकर चलता है और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि हम 100% मतदान के लक्ष्य को हासिल करें, लेकिन हम वास्तविकता में देख सकते हैं कि 100% मतदान की स्थिति अभी दूर है। लेकिन अगर पिछले 2-3 दशकों की तुलना करें तो अब से 2 या 3 दशक पहले स्थिति यह थी कि 50 या 60% भी मतदान अगर हो जाता था, अगर 60% के मतदान के आंकड़े को अगर छू लिया जाता था तो यह मान लिया जाता था कि मतदान अधिक हुआ है। जी। अगर हम बात करें मतदान की तो हमने आपको बताया कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगर अधिक मतदान की बात करें तो 6 जिलों में 80% से ज्यादा मतदान हुआ। बांसवाड़ा, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिलों में 80% से मतदान किया गया। और जैसा कि होता था कि एक डिस्टिंक्शन मार्क्स को हमारे इससे लगभग छू लिया है, 75% के आंकड़े को राजस्थान ने छू लिया है। और अगर सबसे ज्यादा अगर मतदान की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर जाता है कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां 88.13% मतदान हुआ। यहां 2018 में भी 86.13% मतदान हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि, और सही बात तो यह कि कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बधाई देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी गौरव, मतदाताओं को वाकई में बधाई देनी पड़ेगी। फिलहाल हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजीव जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए रहे हैं और राजस्थान की राजनीति को बड़े करीब से देखा है। आपको क्या लगता है इस बार का जो 16वीं विधानसभा को लेकर जो चुनाव हुआ है वो अब तक के चुनाव से कितना कुछ अलग रहा है? हम हमारे पत्रकार से, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ राजीव जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथी अतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे पहले चर्चा करते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी मतगणना स्थल पर हमारे साथ होंगे। अतीक, आप हमें सुन सकते हैं? जी अतीक, जी अतीक, आप हमें सुन सकते हैं? जी अतीक, जनादेश में टीडी राजस्थान स्टूडियो से हम इस समय लाइव हैं। क्या आप इस समय हमें सुन सकते हैं? जी, अतीक से बातचीत जारी रहेगी।
बना रहेगा। अधिक से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल राजीव जी से मेरा राजीव जी वही से प्रश्न है कि अब तक का जो चुनाव हुआ है 16वीं विधानसभा को लेकर, ये अब तक के जो विधानसभा चुनाव हुए उनसे कितना कुछ अलग रहा है? जी राजीव जी। देखिए, काफ़ी कुछ अलग रहा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये बिल्कुल जो हिंसा वाली चीज़ें हैं वो इस चुनाव में कहीं देखने को नहीं मिली जी। मतदान तक। उससे पहले हम देखते थे कई जगह तनाव की घटनाएं होती थी, दो पक्षों में टकराव होता था, पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ता था। वो इस चुनाव में कहीं देखने को नहीं मिला। तो ये एक जो हमारा प्रशासन है या चुनाव विभाग है, उसकी व्यवस्थाएं जो थी, बंदोबस्त थे, उनका ही नतीजा है कि एक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। और आज जो मतगणना का दिन है, तो उम्मीद की जा रही है कि ऐसी व्यवस्था, पूर्व की तरह की व्यवस्था आज भी कायम रहे और सबको जो भी नतीजे आए, जिसके भी पक्ष में आए, तो वो सब स्वीकार करें। जैसे भी नतीजे आएंगे तो जनता ने जनादेश दिया है, उस पर सभी दलों को कायम रहना चाहिए और उम्मीदवारों को भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक इस नतीजे को स्वीकार करना चाहिए। और जैसा हमारे प्रदेश की परंपरा रही है कि शांति भाईचारे से जो चीज़ें सामने आती हैं, नतीजा अब है उसमें किसी को गम भी होता है, किसी को खुशी भी होती है, तो उसको स्वीकार करने के साथ साथ आने वाले समय में जो सरकार बने उसके लिए शुभकामनाएं हैं। जी। तो इस समय हमारे सामने जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें अभी तक किसी भी स्थिति का रुझान या नतीजा नहीं आया। हाँ, मध्य प्रदेश में एक सीट पर रुझान इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे 4 राज्यों के चुनाव में अभी तक जो एकमात्र रुझान हमारे सामने आया है वो कांग्रेस के पक्ष में है, मध्य प्रदेश से। जी राजीव जी, आपने कहा कि दोनों ही पार्टियों में अभी कोई ऐसा स्पष्ट रुझान नहीं है। अगर आपका इस समय में कहीं किसी पार्टी मुख्यालय पर आना या जाना रहा हो या उधर से आप गुजरे हों, तो उन पार्टी मुख्यालयों पर क्या नज़ारा है, क्या स्थिति है? क्या वहाँ पे एक आयोजन प्रयोजन की तैयारियां हैं? देखिए, जो देखने में आया, कल मेरा जो दफ्तर है वो भाजपा कार्यालय के आसपास ही है। अच्छा। वहाँ से निकल रहा हूँ, तो कल जो तैयारियां रात तक वहाँ चल रही थी जी। तो उससे लग रहा था कि उनको उम्मीद है जीत की और सरकार बनाने की। लेकिन अब नतीजे आएंगे जब, उससे ही सारा साफ होगा। लेकिन जो तैयारियां हैं, कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं तैयारियां हैं। कल दोनों दलों के प्रमुख नेताओं से मेरी मुलाकात हुई थी, एक शादी समारोह में ही हुई थी। तो वहाँ दोनों का एक आत्मविश्वास ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं सत्ता में आएंगे। तो ये तो अब नतीजे बताएंगे गौरव जी। अब आप देखिए, अब रुझान आने शुरू होने वाले हैं तो उससे फिर और अंदाजा लगेगा। जी जी, एक अनिश्चितता को लेकर के एक हम अक्सर एक कहावत हम बचपन से सुनते पढ़ते आए हैं कि किस करवट बैठेगा। और अब आप देखिए कि चुनाव है राजस्थान का, राजस्थान विधानसभा चुनाव की चर्चा करने के लिए इस समय हम एक साथ हैं। तो जो किस करवट बैठेगा, इसमें जिस पशु का हम नाम लेते हैं वो भी तो राजस्थान का ही है। यानी कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये निश्चित रूप से राजस्थान विधानसभा चुनाव के इस माहौल में पूरी तरह से ये सटीक उतर रहा है। जी गौरव, हमारे साथ इस समय कांग्रेस की तरफ से भरत मेघवाल जी इस समय मौजूद हैं। भरत जी, आप कांग्रेस पार्टी के हैं, पिछले 5 साल तक आपकी पार्टी ने शासन किया है, जनता को अपने अपने तरीके से अपने प्रशासन देने का प्रयास किया है। आपका इस चुनाव में क्या आशाएं हैं, क्या कहना है आपका इस चुनाव के बारे में? देखिए, जब भी अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया तो आपने उसमें भी ये बात स्वीकार करी है कि 98 के बाद हमेशा राजस्थान की एक परंपरा या प्रथा रही है कि एक पार्टी आने के बाद वो दूसरी पार्टी नहीं आती जी। हमेशा बदलती रहती है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, चाहे आपने सोशल मीडिया के मीम के माध्यम से भी बताया कि किसी भी पार्टी को एक तरफा जनादेश की बात हो नहीं रही है। बीजेपी एक तरफ जहां कहती थी कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, हम 135 के पार जाएंगे, वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार जनता ने जो अपना मन है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ बनाते हुए दिख रहा है। मध्य प्रदेश का रुझान आपने बताया, और आने वाले अभी आधे एक घंटे के अंदर हमें जो रुझान है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी थे, ओपीएस स्कीम थी, आरजीएचएस स्कीम थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, उस स्कीम का इतना बड़ा फायदा उन लोगों को मिला है कि निश्चित तौर पे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने अपना मत कांग्रेस के प्रति दिया है। और पिछले 5 साल के अंदर हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार ने हर एक वर्ग को साधने का, उनको आगे बढ़ाने का और उनके विकास के ऊपर हमने काम किया है। जी भरत जी, आप कितना लक्ष्य मानकर चल रहे हैं? आपको क्या उम्मीद है कि इतनी सीटें हमें मिल सकती है? देखिए, हर एक पार्टी अधिक से अधिक सीटों के लिए सोचती है। एक फिक्स कोई क्राइटेरिया हम बता नहीं सकते, लेकिन
पूर्ण बहुमत की सरकार हर एक पार्टी चाहती है, 100 से ऊपर का आंकड़ा जी, भी हम चलिए, चाहते हैं कि आपकी 100 से जो- ऊपर का आंकड़ा हमें मिले, ताकि किसी भी तरह की जो ये बात की जाती है कि विधायकों को तोड़ने की या निर्दलीय या बागियों को मैनेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से करती आई है, उस तरह का कोई घटनाक्रम घटित ना हो। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जनता पूरी तरीके से, जो हम आश्वस्त भी है कि कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को जी। पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छूकर देगी। जी बिल्कुल, आपने जो आशा व्यक्त की है, अब से कुछ ही समय के बाद, यानी कि लगभग 2 या 3 घंटे के बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इस समय हम जयपुर, राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज, ये 2 स्थल हैं जहां पर विधानसभा, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की जा रही है। और इस समय हमारे साथ कॉमर्स कॉलेज से सीधे जुड़े हुए हैं अतीक, हमारे संवाददाता अतीक। आइए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है। अतीक, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, तो बताएं कि इस समय क्या स्थिति है कॉमर्स कॉलेज में, मतगणना स्थल पर क्या माहौल है और किस तरह के मतगणना के इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम कॉमर्स कॉलेज में खड़े हुए हैं। कॉमर्स कॉलेज की गेट नंबर 2 से जो अधिकारीगण हैं वो लोग यहाँ पर हैं, एंट्री हो रही है, उसके साथ ही मीडिया कर्मियों की। हम अंदर गए तो हमने वहाँ पर पाया कि 8 बजे करेक्ट यहाँ पर ताला खोल दिया गया और जो पोस्टल बैलेट थे उनकी गिनती अभी अभी शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे तक मतों की गिनती की जाएगी और उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। हम जिस जगह खड़े हैं, हमारे बाईं तरफ जो है यहाँ पर राजस्थान कॉलेज है, वहाँ पर भी गिनती चल रही है और यहाँ पर इस समय हम कॉमर्स कॉलेज पर मौजूद हैं। प्रशासन ने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। अंदर अगर आप जाएंगे तो पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से चाक चौबंद है और उसके अलावा यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जगह जगह टेबल लगाए गए हैं, ऑब्जर्वर लगाए गए हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर मैं आपको जस्ट अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, इस तरीके से बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। जो भी कर्मचारी यहाँ पर आएंगे उनको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। यहाँ पर किशन पोल की मतगणना हो रही है, इसके अलावा विराटनगर, जमुआ रामगढ़, बस्ती और इस तरीके से जो काफी कुछ सीटें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। हम आपको और बताना चाहें कि यहाँ पर हम लोगों ने कई सारे प्रत्याशियों से भी बात की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों। उन सभी का साफ तौर पर कहना है, वो लोग बहुत आश्वस्त दिखे, उनका कहना है कि हमारी सरकार बन रही है और हम अतीक, जो राजस्थान की जनता है वो घर बैठे ही अगर इलेक्शन का रिजल्ट जानना चाहे तो निर्वाचन विभाग ने क्या कुछ व्यवस्थाएं करी है ताकि वो पल पल के रिजल्ट से अपडेट हो सके? जी बिल्कुल विकास, मैं बताऊंगा आपको कि जिस तरीके से जो विभाग, निर्वाचन विभाग ने, उन्होंने वोटर हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया है। वहां पर जो भी जो दर्शक हैं या फिर जो भी नागरिक हैं वो मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करके वहां से लाइव अपडेट देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सीईओ राजस्थान की अपनी वेबसाइट है वहां पर जाकर जो मौके पे सारी गतिविधियां चल रही हैं, किसको कितने वोट मिल रहे हैं, क्विक रिस्पांस के साथ में अपडेट कर रहा है प्रशासन। और उसके अलावा जो यहाँ पर मीडिया सेंटर बनाए गए हैं, मीडिया के कर्मचारी अंदर है, वहां से पल पल की अपडेट वो लोग दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग मौके पर ग्राउंड पे मौजूद और यहाँ जी अतीक, पहले राउंड की मतगणना के बाद में जो बुलेटिन जारी होगा वो कितने बजे जारी होगा? ऐसा कोई, अगर ऐसी कोई सूचना अगर आपके पास में है तो बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहला राउंड तो शुरू हो चुका है पोस्टल बैलेट का और अभी आपसे 10 से 15 मिनट में अभी जो है वो शुरू हो जाएगा और पहला बुलेटिन जारी होगा। मुझे लगता है 8:30 बजे करेक्ट जो पहला बुलेटिन होगा वो जारी होगा और उसके साथ ही ईवीएम के जो वोट्स हैं उनकी भी गिनती शुरू हो जाएगी। जी अतीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानकारी देते रहिए, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। अतीक जी भरत जी, अपनी बात चल रही थी कि भरत राजस्थान जी में से बात करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी अतीक ने बात की पोस्टल बैलेट की, तो पोस्टल बैलेट की संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में जीत हार का अंतर इतना कम होता है तो उसमें पोस्टल बैलेट बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 3,85,672 ये वो आंकड़ा है जिसको पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन आए थे, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में ये पोस्टल बैलेट अपना बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। जबकि हम बातचीत कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के
आप देख सकते हैं कि अब तक 199 सीटों में से 4 सीटों का रुझान आ चुका है और ये चारों ही रुझान जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। यानी कि हमने बात की थी मध्य प्रदेश की, जहां की एक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन राजस्थान में इस समय 4 परिणाम जो हैं वो भारतीय जनता, और जबकि बातचीत करते करते ये संख्या 5 तक पहुंच गई है। 5 नतीजे जो हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। यानी कि इसको अगर व्यापारिक भाषा में कहें तो बोहनी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है, लेकिन ये बोहनी आगे पूरे दिन तक कितनी चलती है और किस तरह से जनादेश भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को प्राप्त होता है, ये अब से कुछ ही घंटों के बाद में हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। जी भरत जी, हम अपनी बात को जारी रख सकते हैं और ये आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सामने रुझान आया, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात हमसे आशा व्यक्त की थी कि हम बहुत ही स्पष्ट बहुमत के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उस पर आपकी तुरंत की एक तीव्र प्रतिक्रिया हम चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये नतीजे किसी भी तरह से आपके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। जी देखिए, अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती क्योंकि 9 बजे तक सारी चीज़ें पूरी होंगी। 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट और जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनके मत आएंगे, उसके बाद ईवीएम का शुरू होगा। कर्नाटक का चुनाव होने के बाद जब हमने मतगणना देखी थी तो शुरू में बीजेपी को रुझान दिखाया गया था, लेकिन जिस तरीके से समय बढ़ता गया और ईवीएम की मशीनें खुलती गई, उस तरह से देखते देखते कांग्रेस बहुमत की तरफ पहुंच चुकी थी। तो अभी सिर्फ रुझान को देखकर ये निर्णय ले लेना कि बीजेपी बहुमत की ओर जा रही है या कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, मुझे नहीं लगता स्वाभाविक होगा, क्योंकि हमने पिछले 5 साल में काम किया है और काम के आधार पर हम विश्वास है कि जनता जो मत देकर आई है। रुझान आ गए हैं 2 सीटों पर। बिल्कुल, आप देखिए अभी जिस तरीके से करते 1 घंटे के अंदर अभी आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से जो दायरा होगा वो दायरा कम होते होते कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, कांग्रेस बहुमत की तरफ जाते हुए दिखेगी। तो 9 बजे तक या 9:30 बजे तक हम उस आंकड़े को देख पाएंगे। लेकिन देखिए, पिछले 5 साल में मैंने पूर्व में भी बात की कि हमने जो काम किया उस काम के आधार पर हमने जनता से वोट मांगा। हमारे यहाँ पे स्थानीय नेतृत्व था जिसका अभाव हमें भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला। भरत जी, आपने काम के आधार पर वोट मांगे, आपने इतना बताया कि हमने ये किया, हमने जन कल्याणकारी योजना लाए, तो फिर आपको गारंटी देने की जरूरत कहां पर पड़ी? आपने गारंटी कार्ड जारी किया है जिसमें 7 गारंटी आपने दी है। अब तक का क्या आपको नहीं लगता कि जनता को विश्वास नहीं हुआ 5 साल में आपने जो काम किया उस पर? देखिए, आपको गारंटी देनी पड़ रही है। देखिए, राजस्थान एक ऐसा अकेला मात्र प्रदेश है जहां में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन नहीं दिया, गारंटी दी है। इस शब्द को बहुत बड़ा शब्द है अगर आप इस चीज को देखेंगे कि एक प्रदेश का मुखिया आपको गारंटी दे रहा है अपने साइन करके कि यदि हम सरकार में आते हैं तो हम आपको ये चीजें देंगे। हमने आश्वासन 2014 से बहुत सुने हैं, 15 लाख खाते में डालने के, पेट्रोल के दाम कम करने के, डीजल के दाम कम करने के, किसानों की आय दुगनी करने के। जनता उन आश्वासनों से त्रस्त हो चुकी थी, इसलिए हमने जो कहा हमने वो किया। हमने महंगाई राहत कैंप में महंगाई से राहत देने का जो वादा किया था उस वादे को भी हमने पूरा किया, इसलिए हमने गारंटी शब्द को लेकर आए। लेकिन हमारी जब टीम वहां पर पहुंची, राजस्थान के कोने कोने पर पहुंची, तो वहां के लोगों का कहना है कि योजनाएं तो लेकर आई कांग्रेस सरकार, लेकिन उनका धरातल पर जो प्रॉपर क्रियान्वयन होना चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है। योजनाएं दिखावे के तौर पे ज्यादा काम कर रही है और क्रियान्वयन के तौर पे कम काम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जितनी भी योजनाएं सरकार की थी वो सब धरातल पर थी और जो डेविएशन होता है, देखिए वो आपको मानना पड़ेगा कि 100% कभी भी पूरा नहीं हो पाता। 2-3% किसी ना किसी कारण की वजह से हो सकता है, किसी का डॉक्यूमेंट पूरा ना हो सकता है कि कोई प्रोसीजर में अटक गया हो। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने चिरंजीवी योजनाओं का फायदा लिया है। मेरे पड़ोस में एक थे, उनको 4 लाख रुपए का स्टंट दिल में अभी कुछ 1 हफ्ते पहले डला था। चिरंजीवी योजना में उन्होंने जाकर काम कराया और उनका 1 रुपए नहीं लगा। हमने देखा है महिलाओं को जब स्मार्टफोन मिला तो उनके चेहरे पर क्या खुशी थी। स्मार्टफोन दिया गया ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, उनको आईटी में हम आगे बढ़ा सके, जो राजीव गांधी जी की सोच थी। तो कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस एक विजन के साथ काम करती है। का आपने जिक्र किया, पहले 1 करोड़ की बात करी गई, फिर 40 लाख की बात करी गई, फिर 1 लाख भी नहीं दे पाए अभी आप स्मार्टफोन। वहां की महिलाओं का कहना है कि हम स्मार्टफोन को दिखाया तो गया लेकिन वो अभी दिया नहीं गया। देखिए, राजस्थान में क्या पूरे देश में आपको पता हो कि कोरोना का एक दौर आया था और जो ब्लू चिप होती है मोबाइल के अंदर जो लगाई जाती है वो बाहर से इंपोर्ट होती है। उस समय प्रोडक्शन बंद हो गया था। हमने जो टेंडर थे वो टेंडर कर लिए गए थे, लेकिन इतने बड़े लेवल पर उस चिप का यहाँ पर इंपोर्ट होना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अपने कहे गए वादे को पूरा किया। उन्होंने पूरे जो सब लोग थे उनको नहीं दे पाए, लेकिन हमने उन लोगों को पहले प्रायोरिटी रखी जो विधवा थी, जो बच्चियां 10वीं से 11वीं या 12वीं स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, जो एकल नारियां थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में काम किया। तो हमने प्रायोरिटी बेस पे उन लोगों को पहले मोबाइल वितरण किया। फिलहाल भरत जी, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बतला देते हैं। जी
जी भरत जी, जब- आपने जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं का बताया तो उसका परिणाम तो खैर अब से कुछ ही देर में आ जाएगा। इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शुरुआती रुझान में भाजपा को बढ़त मिली है और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय अब तक जनता 6 पार्टी 7 सीटों पर अभी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो 4 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझान में भाजपा को 7 सीटों पर बढ़त मिली है, वहीं कांग्रेस को 4 सीटों पर बढ़त मिली है। जी, और इस समय भरत जी ने अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी जो बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भरत जी ने जानकारी दी, जिसके बूते पर इस समय कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस सरकार एक बार फिर से रिपीट होने की आशा कर रही है। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत समय पत्रकारिता में दिया है, दोनों पार्टियों को आपने देखा है और दोनों पार्टियों का और प्रशासन को भी आपने कहीं नजदीक से देखा है। आम जनमानस में ये धारणा है कि ये इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं जिनको एक विशेष नाम फ्री बीज का दिया गया है, ये फ्री बीज एक तरफ जन कल्याणकारी होती हैं, कहीं ना कहीं को जनता से फायदा मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी राज्य या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े बोझ की तरह से हो जाती हैं। आप इनको किस तरह से देखते हैं? एक कल्याणकारी योजनाएं, जनता को कल्याण देने का माध्यम, या फिर अर्थव्यवस्था पर बोझ? जी राजीव जी। देखिए, जो चुनाव हुआ, जो राजस्थान में दोनों पार्टियां थी जी तो ये राजस्थान की जनता का सौभाग्य है कि एक पार्टी की सरकार तो केंद्र में है और एक की राज्य में है। जी। तो राज्य सरकार ने कुछ कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, उनको फ्री बीज जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे। तो इसके दोनों पहलू हैं। एक आर्थिक पक्ष पे देखा जाए तो जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत है। जी। ये राज्य की और आने वाले समय में मतलब देश प्रदेश को दिवालिया ले जाने की तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ जिस पार्टी की सरकार ने ये योजनाएं लागू की, उसका ये दावा था कि ये सामाजिक सुरक्षा के तहत दी गई योजनाएं हैं। जी। लोगों को कहीं ना कहीं महंगाई, उनका जो कहना था कि महंगाई की मार जो पड़ रही है उससे राहत देने के लिए। जी। और कुछ जो सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में देखी जाती हैं कि पेंशन योजनाएं हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, महिला पेंशन है, या जो और भी तरह के लोग वर्गों को जो दी जाती है सुविधाएं या पेंशन के रूप में, तो उसके लिए भी एक आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चले। नहीं, आरोप प्रत्यारोप के दौर की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे अभी भरत जी ने सबसे पहले जिस योजना का नाम लिया था वो है ओपीएस। ओपीएस को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो खींचातानी है वो बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट है, और अभी तक राज्य और केंद्र दोनों के बीच में अंतिम समझौता या अंतिम निर्णय क्या होगा ये किसी को भी स्पष्ट नहीं है। एक तरफ राज्य सरकार का कहना है कि कर्मचारियों का हक है, ये उनको मिलना चाहिए, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के अपने मंतव्य है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था पर बोझ किस तरह से, अर्थव्यवस्था का आखिरी बोझ कहां पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आखिरी बोझ तो आखिरकार जनता पे ही पड़ेगा जी। जो मतदाता वर्ग है उस पे ही पड़ेगा। लेकिन एक जो जिस सरकार ने ये ओपीएस जो लागू की, उसका ये दावा था कि कर्मचारियों को कहीं ना कहीं भविष्य में उनकी सामाजिक सुरक्षा रहे। जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम थी जी। उसके तहत कहीं ये निश्चित नहीं था कि उनको कितनी पेंशन राशि रिटायरमेंट के बाद मिल पाएगी, तो उसमें एक अनिश्चितता का दौर रहता था। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने देश में सबसे पहले राजस्थान में लागू की, तो उनका ये कहना था कि कर्मचारी जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं उनकी कार्य दक्षता इससे बढ़ेगी, कि उसका नतीजा ये अगर अच्छा काम करेंगे तो सरकार अच्छे नतीजे दे पाएगी और कर्मचारियों को भी भविष्य के प्रति निश्चिंतता जो रहती है वो मिलेगी। तो उस बिहाफ पे उन्होंने उसको लागू की। राजस्थान विधानसभा का ये चुनाव बहुत सी 200 सीटों में से 199 सीटों पर यह चुनाव हुआ, लेकिन उनमें से कुछ बहुत चर्चित सीटें थी। जी, इससे पहले कि हम एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आने वाली है, और अब तक के रुझान में देखें तो 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बना चुकी है। ये हमारे सामने ब्रेकिंग है और हम जानना चाहेंगे अभी तक। और अच्छी अलग बात यह है कि शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर बढ़त हासिल हो चुकी है। ये इस समय की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निर्दलीय या अन्य में से अभी तक किसी को भी बढ़त का रुझान इस समय हमारे साथ नहीं है। तो हमारी चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2-3 चीजें हम बताना चाहेंगे। अक्सर हम बात करते हैं कि किसी भी चुनाव में जीत हार को तय करते हैं वो वोट स्विंग, जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, यानी कि मतदाताओं का रुझान एक जगह से दूसरी जगह बदलता है।
कुछ चर्चित सीटों पर हम रुझान पर चर्चा करेंगे और उन चर्चित सीटों के बारे में। जी, इस समय हमारे सामने बीकानेर सीट की स्थिति है, जबकि बीकानेर में जेठानंद व्यास और डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला ये हमारे सामने कंटेस्टेंट थे। जी विकास। जी जी, इसके साथ ही सबसे चर्चित सीट की अगर बात करी जाए तो बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी भाजपा से है और कांग्रेस से यशपाल गहलोत है। जी जी, चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी है भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह जड़ावत है। जी, और चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ की जो अगर सीटों के गणित की बात करें, जी देवली की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी से विजय बैंसला है और कांग्रेस से हरीश चंद्र मीणा है। जी, और अब इस देवली सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर अब तक 5 बार कांग्रेस जीती है और 4 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस समय वर्तमान विधायक हैं हरीश चंद्र मीणा, जो इस समय कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी भी है और पिछले चुनाव में इन्होंने 21,476 वोटों से गुड़ामालानी की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी से के विश्नोई है और कांग्रेस से सोनाराम चौधरी है। जी, और गुड़ामालानी सीट में जी 1980 के बाद में अधिकांश बार उत्तर से भारतीय जनता पार्टी से प्रहलाद गुंजल है। वहीं कांग्रेस से बात करी जाए तो कांग्रेस से शांति धारीवाल है जो मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। इस समय शांति धारीवाल पिछली बार 17,945। सिविल लाइन से बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी से गोपाल शर्मा है और कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। सिविल लाइन सीट बनी है तब से 2 बार कांग्रेस और 1 बार भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। वर्तमान विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास 18,078 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी और 2 बार विधायक रहे और 1 बार इन्होंने सांसद का चुनाव भी लड़ा था। जी, अलवर ग्रामीण की बात करी जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी से जयराम जाटव है और कांग्रेस से टीकाराम जूली है। यह भी मौजूदा सरकार में मंत्री रहे हैं। काफी चर्चित सीट माना जा रहा है। इस समय टीकाराम जूली पिछले चुनाव में 26,477 वोटों से जीते थे। 26,477। वहीं लालसोट की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी से रामविलास मीणा है और कांग्रेस से परसादी लाल मीणा है। ये भी मौजूदा सरकार में मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। जी, और लालसोट सीट की पोखरण सीट इस समय हमारे सामने है। जी विकास। जी, पोखरण सीट सबसे चर्चित मानी जा रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र प्रताप पुरी जी हैं और कांग्रेस से साले मोहम्मद जी हैं। प्रताप पुरी जी और साले मोहम्मद जी का जो पिछला मुकाबला हुआ था बहुत ही कम मार्जिन रहा था इनके बीच में। जी विकास, पोखरण सीट की अगर हम बात करें तो पोखरण सीट का एक इतिहास रहा है कि इस सीट पर जिसकी सरकार उसी का विधायक हमेशा रहा है। जो मौजूदा विधायक साले मोहम्मद पिछले चुनाव में 872 वोटों से आपने जीत हासिल की थी। गौरव, इस बार देखते हैं रवायत क्या बदलती है, कितना बदलाव होता है। इसी के साथ अगर खाजूवाला सीट की बात करी जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है। वहीं कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल है। गोविंद राम मेघवाल भी मौजूदा सरकार में मंत्री के पद पर रहे हैं। जी, गोविंद राम मेघवाल पिछली बार 31,089 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। इस सीट पर 2 बार भारतीय जनता पार्टी और 1 बार कांग्रेस को विजय हासिल हुई है। गोविंद राम मेघवाल 3 चुनाव लड़े हैं। पहली बार 2018 में जीते थे और मंत्री बने थे। जी, अगर कोटपुतली की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी से हंसराज पटेल गुर्जर और वहीं कांग्रेस से राजेंद्र सिंह यादव हैं। मांडल की बात करी जाए तो मांडल से भाजपा के उदयलाल भड़ाना है। वहीं कांग्रेस से रामलाल जाट हैं। इसमें रामलाल जाट पिछली बार कांग्रेस के 8,065 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। 35 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बदला है और कांग्रेस का तीसरी बार टिकट मिला है। जी, वहीं बात अगर कोलायत की जाए तो कोलायत में काफी कुछ उठापटक रही है। भारतीय जनता पार्टी से अंशुमन सिंह भाटी है। वहीं कांग्रेस से भंवर सिंह भाटी है। भंवर सिंह भाटी भी मौजूदा सरकार में मंत्री रहे हैं। जी, हमारे सामने सिकराय विधानसभा है। सिकराय विधानसभा में विक्रम बंशीवाल भारतीय जनता पार्टी से और ममता भूपेश कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जी, बागीदौरा। जी, बागीदौरा की अगर बात की जाए तो बागीदौरा से भाजपा से कृष्णा कटारा है। वहीं कांग्रेस से महेंद्रजीत सिंह मालवीय है।
महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पिछली बार 21,310 वोटों से जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा बीएपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। जी विकास। जी भरतपुर की बात करी जाए तो भाजपा से विजय बंसल है, वहीं कांग्रेस से डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं। सुभाष गर्ग जो हैं पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल से 15,710 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। इस सीट पर 3 बार कांग्रेस और 2 बार भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई है। और लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के दलों का भी एक खासा प्रभाव देखा गया है। डॉक्टर सुभाष गर्ग 2018 में विधायक बने थे। तो ये भरतपुर सीट की स्थिति है। जी विकास। जी वहीं बात अगर कामा की जाए तो कामा से भाजपा से नौक्षम चौधरी हैं, वहीं कांग्रेस से जाहिदा खान हैं। जो मौजूदा विधायक जाहिदा खान है कांग्रेस की, वो उन्होंने पिछली बार 39,621 मतों से जीत हासिल की थी। ये मेव बहुल्य सीट है। 15 में से 9 बार मेव उम्मीदवार ही जीते हैं। तो इस समय नौक्षम चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से जाहिदा खान इस एक बार फिर से प्रत्याशी है। जी बात अगर अंता की जाए तो अंता से भारतीय जनता पार्टी से कंवरलाल मीणा है और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया है। प्रमोद जैन भाया अभी मौजूदा विधायक हैं। 34,063 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। पिछले 2 चुनावों में से 1 बार भारतीय जनता पार्टी और 1 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई। प्रमोद जैन भाया 3 बार विधायक, 2 बार मंत्री और 1 बार उप जिला प्रमुख रह चुके हैं। जी विकास। तो ये थी अब तक की चर्चित सीटें। तो हम बात कर रहे थे इस विधानसभा के अब तक के नतीजों की। जो 26 सीटों का रुझान हमारे सामने आया है वो है 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 12 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। अभी निर्दलीय और अन्य पार्टियों का अभी किसी भी तरह का रुझान या नतीजा सामने नहीं आया। जी विकास। जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जो प्रवक्ता हैं अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी अशोक जी, शुरुआती दौर में देखा जाए तो आपको निश्चित रूप से हमने कहा था कि आपको चेहरे पर निश्चित रूप से प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि जो 17 और 12 वाली जो स्थिति है, 17 में आपको देखा जा रहा है कि शुरुआती दौर में आपको बढ़त है। क्या कहना चाहेंगे इस शुरुआती बढ़त के बारे में? किन उम्मीदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और क्या आपकी आशाएं और अपेक्षाएं हैं? राजस्थान की आमजन ने जिस प्रकार से चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया और उन्होंने ये देखा कि राजस्थान के अंदर इन 5 सालों में क्या कांग्रेस ने जो अपने घोषणाओं में, चुनाव की रैलियों में, सभाओं में और जनमानस के बीच में जो बातें कही, उन बातों को 5 साल में उन्होंने पूरा किया नहीं किया। जी। और दूसरा आता है कि इनके मैनिफेस्टो, उनकी जो घोषणाएं की थी, उनकी घोषणाओं को पूरा किया नहीं किया। उसको देखते हुए आम जन ने 75% से मतदान अधिकतर दिया है। और 2018 की हम बात करें तो 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 0.54% का अंतर रहा, 1,89,000 का वोट का अंतर रहा। और उस वोट के अंतर से ये देख लीजिए कि 2018 में जनादेश तो था, कांग्रेस को मिला, लेकिन जो अंतर था वो बहुत ही कम था। अभी हम देखें कि क्या इन रुझानों की आपने बात करी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 18 पर, कांग्रेस को 14 पर है। ये प्रारंभिक रुझान है और प्रारंभिक रुझान का हम चाहेंगे कि आगे जैसे जैसे आएगा भारतीय जनता पार्टी को ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये जनादेश है, शुरू वाले रुझान है और ब्लड पेपर के जो हैं उनका है। जिस प्रकार से आपने कहा कि 3,75,000 के लगभग ये ब्लड पेपर के आए हैं, जिस पर आप देखिए सर्विस मैटर्स हैं, जब मिलिट्री वाले सर्विस वाले। इस समय हमारे सामने ब्रेकिंग आ रही है। जयपुर में आदर्श नगर सीट से इस समय भारतीय जनता पार्टी के रवि नैयर आगे चल रहे हैं। ये अब तक का रुझान है। कुल मिलाकर के 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। भरत जी, जो कांग्रेस की तरफ से हमारे प्रवक्ता इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। भरत जी, आप पीछे तो हैं, लेकिन आपके इस पीछे होने को बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नेक टू नेक जो एक मतलब प्रतिद्वंदिता की स्थिति बन रही है। क्या कहना चाहेंगे? क्या इस अभी तक का जो 18 में से 4 का जो अंतर बना हुआ है, क्या आगे चलकर हम इसको पाट सकेंगे?
देखिए भरत जी। आपने जब ये शुरुआत हुई थी तो बीजेपी 4 सीटों पर आ गई थी और कांग्रेस का खाता भी हमने देखा था उस समय 0 था। जी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 14 तक आ गई जी। है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा उस तरह से आप देखिएगा कि जो रुझान है रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में ही आने लगेंगे, क्योंकि जब अभी बैलेट पेपर की गणना हो रही है, उसके बाद जब ईवीएम ओपन होती है तो हर एक बूथ की गणना होती है और हर एक बूथ पर कभी कौन सी पार्टी का मत अधिक मिलता है और फिर किसी और पार्टी को मिलता है। तो धीरे धीरे 1-1.5 घंटे के अंदर हमारे सामने सारी चीजें क्लियर होने लगेगी। लेकिन पूर्व में भी जैसे मैंने कहा कि इस बार टक्कर कांटे की है। भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफा सोच रही थी कि हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ ऐसा होगा। जिस तरह से जो देखिए आप 15 हो चुकी हैं अब सीटें हैं जो कांग्रेस की, तो इस तरीके से धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा कि हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जो अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने इन्होंने बात कही कि घोषणा पत्र के हमने काम नहीं किए, अगर भारतीय जनता पार्टी 2018 के घोषणा पत्र के कांग्रेस को देखे तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने जो मुख्य सचिव होते हैं उनको जाकर अपना घोषणा पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये कहा कि इस घोषणा पत्र में जो भी चीजें कही गई हैं उसे यथास्थिति क्रियान्वयन किया जाए, उनको लागू किया जाए। लेकिन हमने 2020 के अंदर एक कोरोना का बहुत बड़ा भयंकर दौर देखा था जिससे पूरा का पूरा विश्व जो है अपनी एक ऐसी स्थिति में आ गया था कि वो सही से क्रियान्वित भी नहीं हो पाया। उसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बेहतरीन काम किया, हर एक वर्ग के लिए काम किया, विकास का काम किया। और इसी की तर्ज पर आप देखिए कि पूरे देश के अंदर विश्व पटल पर राजस्थान मॉडल एक नाम उभर कर आया। चलिए, इस समय लगातार हमारे सामने चुनाव के नतीजे आते जा रहे हैं और अब तक 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 16 सीटों पर कांग्रेस आगे आ चुकी है। और अब हम आपको लिए चलना चाहते हैं मतगणना स्थल पर और वहां के कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहते हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि इस समय जो मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम, क्योंकि जितने लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, ये मतगणना स्थल के अंदर का वो स्थल आप देख सकते हैं जहां जाली के बाहर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं और अंदर वोटिंग टेबल्स के ऊपर जो अधिकारी हैं, मतगणना अधिकारी बात कर रहे हैं। रामलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस समय मुखातिब हैं, जो कि मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जी, इस बीच आपको बता दें कि हवा महल में बाल मुकुंदाचार्य जी 199 सीटों के लिए मतगणना चल रही है। इसी बीच किशनपोल में अमीन कागजी और चंद्रमोहन बटवाड़ा के बीच मुकाबला चल रहा है। जोटवाड़ा में अगर जोटवाड़ा की बात की जाए तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर मालवीय नगर से अर्चना शर्मा और कालीचरण मैदान में हैं। जी विकास, जबकि हम इस चुनाव की बात कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी जानकारी हम एक उन आंकड़ों की देना चाहेंगे, क्योंकि सारा खेल हमारे दोनों प्रवक्ता वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके पक्ष में मत रहेंगे। अगर 2003, क्योंकि जो जीत का अंतर जिसको हम स्विंग कहते हैं, ये बहुत कम प्रतिशत होती है। 2003 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रहा था 39.2% और कांग्रेस का रहा था 35.6%, यानी कि लगभग 4% के अंतर से 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2008 में स्थिति बदली और 34.27% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का और सिर्फ 2 या 2.5% अधिक वोट लेकर, यानी कि 36.82% वोट लेकर कांग्रेस की सत्ता बनी। लेकिन 2013 में स्थिति बिल्कुल बदल गई। 2013 में स्थिति यह थी कि 45.17% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था और 33.07% भारतीय जनता पार्टी का था, यानी कि इतना बड़ा अंतर 33% और 45% वोट शेयर का जो अंतर था वो इतना बड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा स्पष्ट जनादेश, लगभग 150 सीटों के आसपास का जो जनादेश प्राप्त हुआ था, वो 2013 की स्थिति रही। लेकिन 2018 वो निर्णायक वर्ष था जबकि वोट शेयर इन सारे 2%, 4% इन और इस 7-8% से घटकर बहुत कम रह गया, 1% से भी कम। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 39.3% मत शेयर प्राप्त हुआ, जबकि कांग्रेस को 39.8%, यानी कि 0.5% से कांग्रेस को सत्ता मिली और कांग्रेस 5 वर्ष तक कांग्रेस ने रहा। एक बिग ब्रेकिंग हमारे सामने है, जबकि 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है।
इस समय हम देख सकते हैं कि चौमू से भारतीय जनता पार्टी के रामलाल शर्मा, जिनका कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वो आगे चल रहे हैं। धौलपुर में कांग्रेस की शोभा रानी कुशवाहा ने जगह बना ली है। झालरापाटन से वसुंधरा राजे आगे चल रही है। जी विकास जी, इसी बीच अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो जो रुझान हमें मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से 19 आगे चल रहे हैं और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से 16 प्रत्याशी है जो वो आगे चल रहे हैं। झुंझुनू में कांग्रेस के बृजेंद्र ओला आगे चल रहे हैं। वहीं कपासन की बात की जाए तो कपासन से कांग्रेस के शंकरलाल बेरवा जी है जो बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा ने 19 और कांग्रेस ने 16 सीटों पर बढ़त बना रखी है अब तक के ताजा आंकड़ों के अनुसार। अब तक भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर और कांग्रेस 16 सीटों पर, यानी कि एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि मुकाबला स्पष्ट जीत से बराबरी पर बढ़ रहा है। और एक बार फिर से जैसे आमतौर पर ये हमारे प्रवक्ता ने ये संभावना जताई थी कि एक मिलीजुली सरकार बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट बहुमत यानी कि 100 के आंकड़े को अगर कोई पार्टी नहीं छू पाएगी तो निश्चित रूप से जी इस समय हमारे साथ जी 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 17 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो हम बात कर रहे थे कि 100 सीटों की स्थिति अगर नहीं बनती है तो निश्चित रूप से निर्दलियों और जो अन्य छोटे राजनीतिक दल है उनका सहारा लेकर दोनों में से एक पार्टी जो है वो सरकार बनाने का प्रयास करेगी। राज्यपाल को, माननीय राज्यपाल को अपना दावा पेश करेगी और उसके बाद ही हमारी स्थिति सामने आएगी कि किसकी सरकार। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिले और स्पष्ट बहुमत के साथ सबके साथ मिलजुल कर राजस्थान का एक प्रशासन, राजस्थान की एक बहुत अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की मिसाल राजस्थान बने। जी विकास जी गौरव, जैसा आपने बताया पिछले 30 सालों में जो वोटिंग प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला है, कांग्रेस को कितना मिला है, लेकिन आज ये देखना बहुत जरूरी है। जनमानस के मन में भी यही प्रश्न चल रहा है कि जो राजस्थान के पिछले 30 सालों से जो रवायत है, क्या वो रवायत बरकरार रहेगी या कुछ उस रवायत में कुछ बदलाव होगा। जी अशोक जी। देखो कि आप 2013 की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 8.73 के लगभग प्रतिशत मिला जी और भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलती 163 और कांग्रेस को वो मिलती 21। जी इस समय हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस समय जोधपुर से हमारे संवाददाता सुमित देवड़ा हमारे साथ हैं। आइए उनसे जाने कि वहां क्या स्थिति है। जी सुमित, क्या आप हमें सुन सकते हैं? देखिए, जोधपुर में जो 10 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर अब मतगणना शुरू हो चुकी है। जो पहले जो है मतपत्रों की मतगणना शुरू हो चुकी है। इसके बाद में 8:30 के बाद में जो ईवीएम मशीन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और उसकी मतगणना शुरू होगी। देखिए, मतपत्र का जो है पहला रुझान आ चुका है, जिसमें सुधापुरा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चुनाव मैदान में है वो उनका नतीजा आ चुका है और वो करीब 2200 मत लाकर 1441 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। ये अभी के रुझान है और उसके बाद में बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो है वो रुझान आ चुके हैं, जहां पर तीसरा मोर्चा है जो पिछली बार भी पुखराज गर्ग है वो पिछली बार आरएलपी ने 10 विधानसभा क्षेत्र से 1 विधानसभा क्षेत्र पर भोपालगढ़ पर कब्जा जमाया था। हालांकि भोपालगढ़ का जो है रुझान नहीं आया है, लेकिन बिलाड़ा का विधानसभा क्षेत्र का रुझान आ गया है, जहां से जगदीश कड़ेला जो आरएलपी से कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं करीब 90 मतों से। उन्होंने 2409 मत जो मतपत्रों से है वो हासिल किए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो जोधपुर की जो 10 विधानसभा क्षेत्र है इनकी मतगणना 230 राउंड में होगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो राउंड होंगे वो भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के होंगे जो 30 राउंड है। उसके बाद में सबसे कम जो है जोधपुर शहर के हैं जिसमें 19 राउंड में मतगणना होगी और सबसे पहले रुझान जो आना शुरू हो जाएंगे। लगातार रुझानों का आना जो है वो जारी है। इस पिछले चुनाव की 2018 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटों पर कांग्रेस रही थी, वही 2 पर भाजपा सिमट गई थी, वही 1 पर आरएलपी ने कब्जा जमाया था। अगर जीत के अंतर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जीत का अंतर था वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो 45,000 वोटों का रहा था। उसके बाद में जो लोहावट विधानसभा क्षेत्र से 40,000 वोटों से कृष्णाराम ने जीत हासिल की थी। हालांकि 6 विधानसभा क्षेत्रों पर जो है वो जीत का अंतर 10,000 वोटों से कम रहा था और बड़ा मुकाबला रहा था। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल सकता है। और अगर 10 विधानसभा क्षेत्र में से बात करें तो 6 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जो आमने सामने की जो लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस की, वही प्रत्याशी मैदान में है जो पिछली बार भी 2018 में भी मैदान में थे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले रुझानों में जो मतगणना जैसे जैसे होती है
है, वैसे वैसे किस तरह के रुझान सामने आते हैं और किस तरह की आमने सामने की टक्कर देखने को मिलती है। जी सुमित, अगर आपने मतगणना स्थल पे अगर आपका कहीं जाना हो या वहां की कोई स्थिति हो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, अभी क्या हालात है? देखिए, जो जोधपुर की जो 10 विधानसभा क्षेत्र है वो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जो जोधपुर में है, वहां पर मतगणना हो रही है। यहाँ पर त्रिस्तरीय जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा घेरे में जो मतगणना हो रही है, जिस तरह से मतदान निष्पक्ष हुआ था उसी तरह से मतगणना निष्पक्ष हो सके, इसको लेकर जो है सुरक्षा घेरों में देखिए पॉलिटिकल जो पार्टी के जो एजेंट है वो भी मौजूद है, ताकि उनके सामने मतगणना हो सके और किसी तरह का जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ती जा सके। और साथ ही जो है पुलिस के जवान भी तैनात है और एक मीडिया सेंटर भी बनाए गए हैं यहाँ पे, जिससे जो पल पल की खबर है वो अपडेट हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, आप हमसे संपर्क में रहिएगा। हम क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण, जयपुर के बाद में जोधपुर बहुत महत्वपूर्ण जिला है और हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और इससे पहले कि हम कुछ त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें, अभी सुमित ने जोधपुर की बात की थी और जोधपुर में उन्होंने सबसे पहले सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात की। जी, त्रिकोणीय मुकाबले की अगर बात करी जाए तो बानसूर से हैं जी, बानसूर से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य के बीच में मुकाबला चल रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी से सवाई माधोपुर की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी से किरोड़ी लाल मीणा, और इस समय सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो वर्तमान विधायक दानिश अबरार पिछली बार 25,199 मतों से आगे रहे थे। इस सीट पर 2 बार कांग्रेस और 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जी विकास जी, बात अगर किशनगढ़ की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से भागीरथ चौधरी हैं, वहीं कांग्रेस से विकास चौधरी है और अन्य की बात करी जाए तो सुरेश टांक है वहां पर। सुरेश टांक इस समय वर्तमान विधायक हैं और वर्तमान विधायक इन्होंने पिछली बार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था और 17,000 वोटों से बात अगर सांचौर की करी जाए तो सांचौर पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से यहां पर सांसद देवजी पटेल है, वहीं कांग्रेस से सुखराम विश्नोई है जो राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, वहीं अन्य अगर बात करी जाए तो अन्य में जीवाराम चौधरी है। इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला सांचौर में देखने को मिल रहा है। जी, सांचौर विधानसभा की अगर बात करें तो पिछली बार सुखराम विश्नोई 25,918 मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है और भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। मौजूदा प्रत्याशी 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं। इसमें कांग्रेस के शमशेर अली भी अलग से इसको अपना टक्कर दे रहे हैं और जीवाराम चौधरी भी एक प्रत्याशी के तौर पर मौजूद हैं। जी, अब तक के नतीजों में 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर चुकी है। जी विकास, बड़ा नजदीकी मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 27 पर और कांग्रेस 22 पर आगे चल रही है। जी अशोक जी, हमारी बात चल रही थी कि राजस्थान की जो ये रवायत है जो पिछले 30 सालों से चली आ रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो बात यही चल रही थी कि क्या ये रवायत अब भी बरकरार रहेगी या फिर इस रवायत में कुछ बदलाव होने जा रहा है। जी अशोक जी, यदि हम 2003 की हम बात करें तो और 2013 की बात करें, दोनों हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतती है और कांग्रेस 56 और 21 पर आती है। तो जनता कांग्रेस का शासन देखती है, शासन के अंदर किस प्रकार से वो काम करती है, कैसा शासन देती है और साथ साथ महिला सुरक्षा देना और राज्य की वित्तीय प्रबंधन करना, इसमें कांग्रेस हर बार विफल होती है। आज की ही अखबार में आई है कि 5.5 लाख करोड़ का लगभग कर्ज हो चुका है और राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। जी, जो योजनाओं का इनकी हम चर्चा करें तो जो योजना आप देख लीजिए कि कैसी योजना, जो इन्होंने कहा कि 7 गारंटी दी, कि दूध के बारे में कहा, गोबर के बारे में कहा, तो हिमाचल प्रदेश में आज तक इन्होंने लागू नहीं करी है। 11 महीने से अधिक हो चुके हैं। 10,000 महिलाओं को हम देंगे, प्रतिवर्ष देंगे। हिमाचल प्रदेश में कहा कि हम 1,500 रुपये देंगे, साल के होते हैं 18,000। वो हिमाचल प्रदेश में आज 11 महीने हो चुके हैं, वो लागू नहीं करी है। फिलहाल इसी प्रकार की आप अशोक जी, अब मैं बताऊँ, आप कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ये जो वादे करते हैं वो करते नहीं है। फिर कहा कि कर्ज माफ करेंगे, आज कर्ज माफ नहीं किया। वो जनता के बीच में गया है, वो किसानों के बीच में गया है कि इन्होंने किस प्रकार से झूठे वादे किए और उस झूठे वादों के कारण से किसानों की जमीन नीलाम हुई है। वो किसान वो सोच रहा है कि मैं वोट देने से पहले जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक का करेंगे लेकिन सेंट्रलाइज बैंक का नहीं किया। और आपने कहा राहुल गांधी जी ने, चांद चाहे उगे ना उगे, चाहे सूरज चाहे छिप जाए, लेकिन मैं 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा। तो ऐसा वो किसान भी देख रहा है, युवा भी ये भी देख रहा है कि मेरे पेपर लीक कर दिए। क्या पेपर लीक करने से युवाओं को सपनों को तोड़ना, उनके परिवार के
आर्थिक संबल को जो मिलता था उसको तोड़ने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो ये परिणति देखी जा रही है कि देख रहा है कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें बस के अंदर 12 घंटे से अधिक और पेपर हल हो जाता है, और पेपर 10-10 दिन पहले बाहर आ जाएं। कभी होता था पेपर आते थे 2 घंटे 3 घंटे पहले पेपर आते थे, लेकिन एक गिरोह बना करके सरकार उसमें सम्मिलित होकर ही करे, तो वो भी युवाओं ने देखा है कि इस प्रकार से किसको दें। युवा कितने हैं? 22 लाख 18 से 19। उन्होंने देखा हमसे सीनियर कौन है, वो जो पेपर की तैयारी करते हैं उन लोगों का पेपर लीक हो जाता है, लेकिन उनको सपनों का चकनूर करते हैं तो वो वोट नहीं देगा। जी जी अशोक जी, भरत जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भरत जी, अशोक जी ने भ्रष्टाचार का, महिलाओं के ऊपर जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके ऊपर, और भी कई तरीके की जो प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल उठाए हैं, और पिछले 5 साल से विपक्ष के तौर पर एक प्रभावी भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, पहले मैं बताना चाहूंगा काफी आरोप लगे आप पे। इन्होंने 2013 की बात की। 2013 के अंदर इन्होंने पूरे देश के अंदर जिस तरीके से एक जुमलेबाजी और झूठीबाजी का प्रचार किया, उसका परिणाम था कि लोगों ने उन बातों में आकर इनको प्रचंड बहुमत दिया, 163 सीटें दी। लेकिन 2018 में क्या हुआ? आप 163 से 73 पर आ गए। 90 सीटों का नुकसान हुआ आपको, क्योंकि जनता उस समय जान चुकी थी। उसके बाद जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, पिछले 4.5 साल में आपने सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए। आपने भ्रष्टाचार के बारे में कहा। एनसीआरबी के आंकड़े भी बता रहे हैं कि राजस्थान अपराधों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। जो महिला अपराध है, भ्रष्टाचार के मामले हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। ये आंकड़ों में वृद्धि और अपराध में वृद्धि दोनों में अंतर है। जब आप एक थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, आपकी एफआईआर कटती है तो वो आंकड़ों के अंदर आ जाती है। लेकिन जब उस एफआईआर के ऊपर अनुसंधान किया जाता है और उसमें अगर कोई तथ्य सही नहीं पाए जाते तो उस पर एफआर भी लग जाती है। आप एफआर के आंकड़ों को भी साथ में लेकर चलिए। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि अगर परिवादी थाने के अंदर जाता है तो उस थाने के अंदर उसकी एफआईआर को दर्ज किया जाए। पहले जब भाजपा की सरकार थी तो 36% से ज्यादा जो एफआईआर थी वो इस्तगासे के माध्यम से दर्ज होती थी, कोर्ट का उसके पास जाना पड़ता था। लेकिन देखिए, ये 4.5 साल 5 साल में भाजपा ने ये बहुत आरोप लगाए, लेकिन उन आरोपों का जवाब आज भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता देगी अपने मतों के माध्यम से। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण जिला और बहुत महत्वपूर्ण सीट है सीकर, इस समय राजेंद्र पारीक कांग्रेस के विधायक है। 15,180 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। 1977 से 6 बार कांग्रेस और 4 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। जी विकास। जी गौरव, सीकर से और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुनील से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील सीकर से हमसे जुड़ने जा रहे हैं, और सीकर में क्या कुछ मतगणना स्थल पर क्या कुछ चल रहा है, कितने राउंड की वोटिंग चल रही है? जी सुनील। अभी कुछ ही देर बाद में यहाँ से शुरू हो चुका है, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये सीकर के श्री कल्याण महाविद्यालय का नजारा है। और यहाँ पीछे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भारी भरकम जाब्ता यहाँ पे लगाया गया है सीकर प्रशासन की तरफ से। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र से 93 प्रत्याशी इस मैदान के अंदर है, और आज ये पता चलेगा कि किसके सिर पर ये जो सहरा है वो आज सजेगा। सीकर से लोकेश कुमार के साथ सुनील पालमार, डीडी न्यूज। जी, जनादेश 2023 का एक कार्यक्रम जारी है, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।